Hi everyone. So today we'll be talking about this company called Latent View Analytics. It is a 8,200 crore market cap company. And सबसे पहले अगर if I were to talk about its business model, तो एक बहुत सिंपल सा business model है. ये लोग क्या करते हैं कि अपने client से data लेते हैं and then they do some processing on that data and they do some analysis on that data and उससे ये लोग insights generate करते हैं and then they share those insights with the clients. तो अब ये जो insights ये लोग share कर रहे हैं वो client को कैसे help करती है? It helps the clients in forecasting new revenue streams. जैसे मान लो कि मेरी एक क्विक कॉमर्स की कंपनी है जैसे ब्लिंकिट जेप्टो हो गए. तो अगर इनको पता लग रहा है कि कोई एक एरिया में लेट सपोज कि ब्रेड ज़्यादा बिक रही है, राइट? तो अगर उनको थ्रू दीज इनसाइट्स ये पता चल रहा है कि एक एरिया में ब्रेड ज़्यादा बिक रही है, तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि दे कैन गिव सम एडिशनल डिस्काउंट्स ऑन बटर. तो हो सकता है कि लोग ब्रेड एंड बटर साथ में बाय करना चालू कर दें. तो दिस इज हाउ दे कैन इंक्रीज their रेवेन्यू पोटेंशियल, राइट? इट हेल्प्स देम प्रिडिक्ट ट्रेंड्स एंड पॉपुलैरिटी. बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मान मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ. अब मुझे अगर पता चल गया है कि इस एरिया में मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है और इस एरिया में मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो आई विल जस्ट क्विकली शट डाउन माई बिजनेस इन द एरिया जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है एंड आई विल फोकस मोर ऑन द एरिया जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है. इट विल हेल्प you know it will help reduce cost for me first of all, and it will also help me increase my profitability. It helps in enhancing customer retention obviously, and it helps in making good investment choices obviously. अगर मेरे को पता है कि मेरा business ground level पे कैसे काम कर रहा है, ground level में कैसे उसकी demand है, तो I'll be able to make better decisions. नाउ अब अपन अगर कंपनी के सर्विसेज के बारे में बात करें तो मेनली इनका जो रेवेन्यू है वो तीन चीज़ों से आता है. 60% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डायग्नोस्टिक एनालिसिस. डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या होती है कि आप डेटा लो एंड आप उससे पास्ट की चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि जो पास्ट में हुआ है वो आगे भी रिपीट होगा, है ना? आप जैसे मान लो कि मेरे पास किसी भी क्विक कॉमर्स कंपनी की ऑर्डर्स की हिस्ट्री आ गई, तो मैं बता दूंगा कि भाई पास्ट में इतने ऑर्डर्स इस प्रोडक्ट के आए थे, इस प्रोडक्ट के इतने ऑर्डर्स आए थे. तो इट कैन हेल्प देम यू नो मेक अप देयर इन्वेंट्री अकॉर्डिंगली. इट कैन हेल्प देम stock up those items ताकि कभी वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो, दे आर एबल टू सेल टू द कस्टमर्स एंड ऑल दैट. देन 18% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डेटा इंजीनियरिंग. डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है कि आपके पास वो रॉ डेटा आ गया, आपके पास वो फाउंडेशन आ गई. अब आपको उसके ऊपर डिज़ाइन करना है, आपको उस डेटा पे यू हैव टू आर्किटेक्ट दैट डेटा, यू हैव टू इम्प्लीमेंट थिंग्स ऑन दैट डेटा ताकि आप इंसाइट्स को जनरेट करो और क्लाइंट के साथ शेयर कर पाओ. Then 9% of the revenue comes from predictive analysis. अब predictive analysis is opposite of diagnostic analysis. Diagnostic analysis में अपन ने देखा था कि डेटा का पास देख के अपन insights जनरेट करते हैं. प्रिडिक्टिव में अपन फ्यूचर इवेंट्स को थोड़ा प्रेडिक्ट करके, फ्यूचर बिहेवियर्स को थोड़ा प्रेडिक्ट करके वी ट्राई टू मेक डिसीजंस. जैसे कि नाउ वी कैन से कि जो क्विक कॉमर्स कंपनीज है, दे माइट परफॉर्म बेटर in the longer term than these traditional retail stores like DMart and all that. So this is a prediction we are making. This is a behavioral change we are predicting. तो उसके basis पे we can make investment decisions. So this is called predictive analysis. तो diagnostic analysis से 60%, 18% data engineering से, 9% predictive analysis से. So that is how the company is business model works out, and that is how they make money. अब अपन बात करते हैं इस पूरे इंडस्ट्री की. ये जो एनालिटिक्स वाली इंडस्ट्री है, दिस इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. जो लोग आईटी में होंगे उनको पता होगा कि जो रिसेंटली डेटा से एसोसिएटेड रोल्स जो है, जैसे डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी, है ना? तो अगर मैं ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज मार्केट की बात करूँ ग्लोबली, तो 2024 में इट वाज $65 billion ग्लोबली, एंड 2032 में इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $400 billion. तो इट इज़ अ CAGR ऑफ 25.5%. 25.5% एक बहुत बड़ा नंबर होता है. इट मीन्स यू आर डबलिंग द मार्केट इन लेस देन 3 years, राइट? अब एक तो पार्ट हो गया कि ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज का मार्केट. एक होता है आउटसोर्सिंग मार्केट. तो टोटल मार्केट ऑल्सो इंक्लूड्स कंपनीज जो अपने इन हाउस दे आर डूइंग दिस डेटा एनालिटिक्स का वर्क, राइट? बट इसमें एक फ्लॉ है. इसमें क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मान लो अमेजोन है,
उसको डेटा एनालिटिक्स करनी है। तो मतलब अमेजोन नहीं, अमेजोन तो करती होगी ऑब्वियसली, लेकिन कोई और एक बड़ी कंपनी लो, है ना, उसको डेटा एनालिटिक्स करनी है। अब वो अगर खुद से ही करना चाहती है तो उसको एक तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी हायरिंग करनी पड़ेगी, फिर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको करनी पड़ेगी, देन यू विल बी एबल टू गेट सम इनसाइट्स। उससे अच्छा है कि यू कैन आउटसोर्स दिस वर्क टू अ स्पेशलाइज्ड कंपनी। जैसे आईटी में मेजोरिटी ऑफ द सर्विसेज वर्क आउटसोर्सिंग पे ही चलता है। तो सिमिलर इज द एनालिटिक्स वर्क कि आप अपना डेटा लो, आप किसी और कंपनी को दे दो, एंड वो उस डेटा में से इंसाइट जनरेट करके एंड आपको शेयर कर देंगे। तो अभी ये जो आउटसोर्सिंग का मार्केट है, 2023 में इट वाज $9 billion आउट ऑफ द टोटल इंडस्ट्री। आउटसोर्सिंग मार्केट वाज जस्ट $9 billion। अब ये जो आउटसोर्सिंग का मार्केट है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ सीएजीआर ऑफ 32%। मतलब आपका पूरा मार्केट तो 25% पे ग्रो हो रहा है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग है वो और भी बेटर 32% से ग्रो करेगी हर साल। एंड लेटेंट व्यू ऑब्वियसली इज आउटसोर्सिंग प्लेयर, वो बाकी क्लाइंट से डेटा लेके एंड इनसाइट्स जनरेट करके देता है। अब ये जो आउटसोर्सिंग का जो पेनिट्रेशन है, इट इज़ वेरी लो करेंटली एट 30%, एंड इट इज़ ऑब्वियसली इट विल गो अप, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको इतना झंझट पालना ही नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें करें और इन हाउस ही हम डेटा को लें। ऑब्वियसली दे विल शेयर दिस डेटा टू एनी स्पेशलाइज्ड कंपनी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, एंड on behalf of them they will process that data and share some insights. अब अगर अपन बात करें कंपनी की, अब अपन थोड़ा कंपनी पे आते हैं, लेटेंट व्यू पे। तो FY21 से लेके 25 तक इट हैज़ ग्रोन एट 25%, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ रेट। पोस्ट पोस्ट कोविड ऑब्वियसली आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ ग्रोथ थी, लेकिन अगर पिछले 2 सालों की बात करें, FY24 और FY25 में, देर वॉज अ कट इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड देर वॉज अ स्लोअर डिसीजन मेकिंग, तो उसकी वजह से बहुत सारे हेडविंड्स थे। लेकिन डिस्पाइट दैट लेटेंट व्यू वाज एबल टू ग्रो वेल। अब इस ग्रोथ के पीछे रीजंस क्या थे? देयर ऑब्वियसली देयर मस्ट बी समथिंग, राइट? तो द बिगेस्ट रीजन वाज कि इनके जो रिन्यूअल रेट्स हैं, जितने क्लाइंट्स जो हैं इनसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं, इट इज़ अ वेरी हाई रेट ऑफ 85 to 90%। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो बिजनेस है, इट इज़ अ रियली स्टिकी बिजनेस। जैसे मान लो कि मेरी कोई कंपनी है ना, अब मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा डेटा एनालिटिक्स का काम मैं आउटसोर्स कर दूँ, मैं डेटा दूँ किसी कंपनी को और वो मेरे को इंसाइट दे। लेकिन नाउ व्हाट आई विल डू इज कि आई विल ऑब्वियसली चूज अ ट्रस्टेड पार्टनर। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि भाई एक साल किसी को दे दिया, अगले साल किसी को दे दिया, अगले साल किसी और को दे दिया। दैट वुड नॉट मेक सेंस फॉर मी, है ना? क्योंकि इफ आई गो फॉर अ वेरी गुड ट्रस्टेड एंड रेप्यूटेड पार्टनर, तो आई विल हैव टू स्टे विद हिम फॉर 2-3 years, ताकि अच्छे से इट विल हेल्प मी इम्प्रूव माई बिजनेस, है ना? तो दिस इज वाई इट इज़ अ रियली स्टिकी बिजनेस, कि एक बार आपने किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो यू हैव टू स्टे विद देम। इसका देयर आर ऑल्सो यू नो प्रूफ्स कि जो लेटेंट व्यू के क्लाइंट्स हैं, टॉप 5 क्लाइंट्स उनके 9 साल से उनके साथ हैं, टॉप 10 क्लाइंट्स उनके 6 years, एवरेज एज 6 years से उनके साथ हैं, है ना? रेवेन्यू पर क्लाइंट उनका पिछले 2 सालों में 1.5 टाइम्स ग्रो करा है। ये इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे को उनके इंसाइट से फायदा हो रहा है, तभी मैं उनको और बिजनेस दूंगा, तभी मैं उनके साथ और चीजें शेयर करूंगा। तो इन द लास्ट 2 years इट हैज ग्रोन 1.5 टाइम्स। 73% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दोज क्लाइंट्स जो कि 5 साल से ज्यादा उनके साथ हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, दिस शोज कि ये कितना स्टिकी बिजनेस है, कि एक बार यू are associated with the company, so it is really hard for you to choose another one. So this is a very strong moat, I believe, right? है ना? एंड अगर मैं इनके क्लाइंट्स की बात करूं, तो फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज है उनमें से 40+ कंपनीज इनकी क्लाइंट्स है। एक एग्जांपल, एक फॉर्च्यून 500 की सीपीजी की कंपनी है जिसका एनुअल रेवेन्यू $70 billion था। तो उन्होंने अपना डेटा शेयर करा लेटेंट व्यू को, एंड लेटेंट व्यू ने एनालाइज करके एक पॉइंट दिया कि आपकी जो ऑन शेल्फ अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की, इट इज देयर इज अ 27% ड्रॉप इन दैट। तो दे शेयर दिस डेटा विद द कंपनी, एंड नेक्स्ट ईयर the company was able to service an additional $81 million of products. So this is how their analysis is able to help their clients, right? है ना? अब
अब अपन बात करें कि इनकी फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो देर आर टू थिंग्स जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो लेटेंट व्यू है, ट्रेडिशनली इनका फोकस था टेक कंपनीज पे, जैसे फिनटेक हो गया, ई कॉमर्स हो गया एंड ऑल दैट, है ना। 60%, अराउंड 60% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम, 68% आई थिंक ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दीज आई टी टेक कंपनीज, राइट। लेकिन अब जो अपन ने बात करी थी ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स मार्केट की, उस ग्लोबल एनालिटिक्स का जो मार्केट है उसका 65% रेवेन्यू रिटेल्स और बीएफएसआई से आता है ना। जहाँ पे लेटेंट व्यू का फोकस नहीं था अभी तक। रिटेल और बीएफएसआई और सीपीजी लेटेंट व्यू के 17% रेवेन्यूज ही बताता है बनाता है, लेकिन ग्लोबली इट इज एट 65%। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल है जिसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। इन द कमिंग ईयर्स दे प्लान टू एक्सपैंड इनटू सीपीजी, रिटेल, बीएफएसआई, जहाँ पे ऑब्वियसली कंपनीज वांट्स टू शेयर देयर डेटा एंड दे वांट टू गेट सम इनसाइट्स कि कैसे वो अपनी ऑफरिंग्स को बेटर कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट दे आर फोकसिंग ऑन। एंड सेकेंड इज देयर एक्सपेंशन इन यूरोप। एक्चुअली क्या है कि इनका 90% रेवेन्यू यूएसए से आता है ना, एंड 3% लैटिन अमेरिका से आता है, एंड 1% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूरोप। अब दे वांट टू एक्सपैंड मोर इन यूरोप बिकॉज कंट्रीज लाइक यूके हो गया, जर्मनी हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, यहाँ पे बहुत सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज है। तो ऑलरेडी आपके पास 45 फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। तो you can include more of these Fortune 500 companies. So that's why they are looking to expand more into Europe, है ना। And this is all I think clients I have discussed, yes, है ना। हाँ, अब अपन रिस्क पे आते हैं। एवरी बिजनेस, नो मैटर हाउ गुड इट इज, ऑब्वियसली हैज रिस्क। तो सबसे पहले क्लाइंट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। टॉप 5 क्लाइंट्स 62% ऑफ द रेवेन्यू इनका बनाते हैं, टॉप 10 क्लाइंट्स 72% रेवेन्यू बनाते हैं। तो अगर किसी भी क्लाइंट का लॉस होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू नहीं करता है, तो इट विल बी अ बिग रेवेन्यू ड्रॉप फॉर द कंपनी, है ना। इट इज़ अनलाइकली, क्योंकि जो बिजनेस है वो बहुत स्टिकी है, एज आई डिस्कस। तो इट इज़ अनलाइकली बट एनीथिंग कैन हैपन, राइट। तो इट इज़ अ रिस्क, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट रिस्क। सेकंड है इनका, जो अपन ने बात करी थी, 68% रेवेन्यू आईटी से आ रहा है। अब जैसे आईटी पिछले 2 सालों में अच्छा नहीं कर रही थी, तो इनके मार्जिन्स भी ड्रॉप हुए हैं। इफ़ यू लुक एट द पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, तो पिछले 2 सालों में इनके मार्जिन्स काफ़ी डाउन हुए हैं, बिकॉज आईटी वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, है ना। इसलिए दे आर नाउ फोकसिंग ऑन रिटेल एंड बीएफएसआई, क्योंकि वहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ रेट है एज कम्पेयर टू आईटी, है ना। और आपका अगर 68% आईटी से ही आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सिर्फ एक सेक्टर पे। तो यू हैव ऑब्वियसली हैव टू डाइवर्सिफाई। देन द थर्ड थिंग ऑल्सो दैट वी डिस्कस कि 90% ऑफ द रेवेन्यू आपका यूएसए से आ रहा है ना। अगर वहाँ पे कहीं कुछ भी स्लो डाउन होता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है। तो you have to obviously diversify out of US as well, and that is also they are targeting, जो अपन ने बात करी अभी यूरोप में एक्सपेंशन करने की। they are trying to sign more Fortune 500 clients in UK, Germany, Netherlands and all. तो that is all I wanted to discuss about the company. अगर मैं थोड़ी वैल्यूएशंस की बात करूँ, तो currently it is a 8,200 crore market cap company, trades at a PE of 47, है ना। अब अगर मैं एक अच्छे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से assumptions करूँ, तो आई थिंक 15 to 17% रेवेन्यू ग्रोथ विल बी द लोएस्ट केस, राइट, है ना। कि ऑब्वियसली 16-17% से रेवेन्यू ग्रोथ तो हो जानी चाहिए, है ना, अगले 3 सालों तक। और अगर मैं लोएस्ट से भी लोएस्ट 20% मार्जिन भी अज्यूम करूँ, तो जो अपना एक अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली वैल्यूएशन आती है, इट इज़ प्रेटी लो, है ना। इवन एट द बुल केस आई विल value it around 6,000 crores maximum, right? So I'll wait for some correction in here. At these valuations, I'm not comfortable investing. So I'll surely be tracking it. I'll surely look out more about this business, and I'll keep sharing as I find newer things. And if you think if you think I missed something, if you want to add more points, so please feel free to add in the comments below. And yeah,
That is all I wanted to discuss. Thank you.